अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 18 है। ग्रेजुअली हम आगे को जा रहे हैं और होपफुली आप लोगों को समझ भी आ रही होगी चीज़ों की। जो भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई इशू हुआ आपने फ़ौरन पूछना है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे टॉपिक सारे बिल्कुल क्लियर हों। एम्बिग्विटी कोई भी बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं कंप्रोमाइज़ करने की किसी चीज़ पे। अच्छा जी, कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो आइज़ा 315 था उसको हमने कंक्लूड करते हुए एजर्शंस के ऊपर बात की है। एजर्शंस इंतहाई ज़रूरी हैं ऑडिट के लिए। एजर्शन बेस्ड ही ऑडिट होता है बेसिकली। जो प्रैक्टिकल ऑडिट है उसमें क्योंकि रट्टे नहीं लगे होते, वो एजर्शन बेस्ड ही आप चलते हैं। तो एजर्शन हमें पता लग गया कि जी मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती है, बयान होता है मैनेजमेंट की तरफ से। वो चाहे लिखकर हो, चाहे बोलकर हो, चाहे इम्प्लाइड और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इम्प्लाइड होती हैं चीज़ें। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम्बॉडिड होती हैं, उसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मतलब लिखा नहीं होता, लेकिन ये तासुर होता है कि यार ये चीज़ें कही जा रही हैं मैनेजमेंट की तरफ से। उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा एक होती थी क्लासेस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस, और उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर, इनको हम कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। और दूसरा होते हैं अकाउंट बैलेंसेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस और उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। तो जी आपकी जो आपने होपफुली असाइनमेंट भी कर ली होगी लिखकर, ये प्लीज़ साथ साथ सबमिट भी करवा दिया करें। आप लोगों के काम आनी है। आपका रजिस्टर कहीं गुम हो जाएगा। ये जो हमने मॉडल निकाला हुआ है गूगल ड्राइव पे, आपके अपने नेम के फोल्डर हैं, आपका सिक्योर डाटा है। कभी भी आप इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ उस पर आप कल वाली जो की थी असाइनमेंट 1 उसको लिख कर दें, इसको असाइनमेंट 2 करके। बल्कि कल वाली जो पिछली थी आपकी वो असाइनमेंट 1 थी एथिक्स वगैरह की, और जो इंटरनल कंट्रोल की कंपोनेंट्स और वो चीज़ें थी, ये असाइनमेंट 2 थी। ठीक है, तो इसको काइंडली लिख कर उस पर करते जाएं ताकि आप लोग बाद में रिवाइज भी कर सकें। तो हमने कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस की भी 6 एजर्शंस हैं। अक्रेंस के ऊपर बात की, कंप्लीटनेस पे, कट ऑफ पे, एक्यूरेसी पे, क्लासिफिकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे। मतलब है कि 6 की 6 चीज़ें मैनेजमेंट हमें बता रही है कि हमने पूरी की हुई हैं। हमने इन्हीं को वेरीफाई कर लेना, टेस्ट कर लेना है। ठीक है, एजर्शन टेस्टिंग करनी है। अगर हमारे एसओएफपी की तरफ और उसके डिस्क्लोजर्स की तरफ, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट कहती है कि एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन भी है। एलोकेशन कल शायद मिस हो गया था। एलोकेशन से मुराद यही है कि अगर कोई कॉस्ट वगैरह है वो किसी हेड को एलोकेट होनी है तो वो भी हमने सही तरह एलोकेट की हैं। आप लोग डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं, उसमें आप नीचे लिख भी देते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये एडमिन को जाए, ये सेलिंग को जाए, इस तरह करके ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को। तो एलोकेशन से मुराद किसी भी चीज़ को राइटली पुट करना उस जगह पे। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड जो अजर्शन है वो हमने देखी, और फिर इसी तरह क्लासिफिकेशन की भी। ठीक है जी, आज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक और आपका लेक्चर आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर हर स्टैंडर्ड को कहते हैं इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखें बीच में कुछ आई थे लेक्चर, हर किसी में मैंने इतना जोर नहीं दिया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, ये बुनियाद है। तो प्लीज़ इस बात को जो मैं कहता हूँ उसको आई मीन इट, तो प्लीज़ आप लोग भी उसी तरह कंसिडर किया करें। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना आइज़ा 320। क्या पढ़ना है? आइज़ा 320 मतलब कि मटीरियलिटी। इसको हम आज देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उससे पहले वो कुछ बातें करना चाह रहा है जो कि हमने कल ही कर ली थी, बस क्विकली ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसने भाई आपको आइज़ा 320 स्टार्ट करने से पहले कहा कि ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड बाय आइज़ा 315, मतलब पिछली को लिंक करके साथ चल रहा है कि 315 ऑडिटर को कहता है कि टू आइडेंटिफाई भी करें एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट बोथ एट एजर्शन लेवल एंड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। हमने कल यही स्टार्ट ही हमने लेक्चर यहाँ से किया था कि ऑडिट रिस्क दो तरह का है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का बड़े रिस्क जो एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करें, या जो काफ़ी एजर्शंस को हिट कर रहे हों। सही है, जो काफ़ी एजर्शंस के ऊपर हो। मतलब एजर्शन वाइज तो इंडिविजुअल है ना कि एग्जिस्टेंस का अलग है, कंप्लीटनेस का अलग है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अलग, वो अलग अलग इंडिविजुअल ही हैं। लेकिन अगर कोई एक रिस्क है वो 2, 4, 3 डिफरेंट एजर्शंस को हिट कर रहा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का बड़े लेवल का रिस्क है। इसको परवेजिव रिस्क भी कहा जाता है। परवेजिव वर्ड हम वैसे आगे यूज़ करेंगे एक जगह पे। तो ठीक है जी, जैसे उसने कहा एन एग्जाम्पल माइट बी इफ़ मैनेजमेंट हैव अ टेंडेंसी टू ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, ओवरराइड से मुराद क्या होता है कि भाई कंट्रोल्स लगे हुए हैं आपके लिए हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों मानूँ। सही है,
मैं तो बॉस हूँ, मेरे लिए तो कोई कंट्रोल नहीं है, बाकी सब के लिए यानी पासवर्ड लगे हुए हैं। नहीं जी, बॉस साहब जब आएंगे जिस मर्जी जगह बैठ के जो मर्जी काउंटिंग एंट्री पास कर दें। ये होता तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसको कहते हैं ओवर राइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। हम जब पढ़ेंगे ना अपना अल्लाह भला करे आइज़ा 240 फ्रॉड का स्टैंडर्ड, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फ्रॉड का आइज़ा 240 ये कहता है कि भाई हर क्लाइंट के अंदर जितना मर्जी तगड़े कंट्रोल्स हों, हमेशा मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क मौजूद होता है कि मैनेजमेंट के लिए कुछ और ही कानून है, मैनेजमेंट नहीं मानती कानून को। ठीक है, वो कहता है हमेशा ही ये रिस्क मौजूद होगा। ये हम वहाँ पे भी करेंगे, बात बड़ी डिटेल में करेंगे। तो ये कह रहा है कि आइज़ा 315 के मुताबिक भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का भी रिस्क होता है। एग्जांपल उसने दे रही है कि जी मैनेजमेंट जो है वो अपने लिए कोई कानून मानती नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज अपने हिसाब से करती रहेंगी। तो रिस्क तो है ना कि भाई फिर जब मैनेजमेंट ने कानून ही नहीं मानना तो पता नहीं क्या क्या गलत होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है। दूसरा एजर्शन लेवल का रिस्क है को जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए किसी चीज़ को किया जाता है। मिसाल के तौर पे वही अगर कोई लाइबिलिटीज़ को जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस का रिस्क मौजूद है, यही है ना, सॉरी कंप्लीटनेस का रिस्क मौजूद है। ठीक है, कि जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया गया, हो सकता है कि अनइंटेंशनली भी हो गया हो, ओमिट होगी, लेकिन हमारे लिए तो दोनों चीज़ें हैं ना, चाहे मिसस्टेटमेंट एरर से हुई हो चाहे फ्रॉड से हुई हो। लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया गया तो कंप्लीटनेस का रिस्क है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ या एसेट्स रिकॉर्डेड हैं मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो एग्जिस्टेंस का रिस्क है। लाइबिलिटीज़ या एसेट या इक्विटी मौजूद है लेकिन हमारे नहीं है, डायरेक्टर्स के लिखे हुए हैं, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिस्क है। ये बात समझ, इसको कहते हैं एजर्शन लेवल रिस्क। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया व्हाट टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपने भाई क्या करना है, तो वही डॉक्यूमेंट करना है जो आइज़ा 230 के मुताबिक आपने मैनेजमेंट की जो जो डिस्कशंस आप में आपस में हुई हैं उसको देख लें, एंड आपकी ऑडिटर्स की अंडरस्टैंडिंग वगैरह को देख लें। ये बेसिकली 315 को ही थोड़ा सा वो एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, 320 अभी स्टार्ट करेंगे। अभी वो आइज़ा 315 की डॉक्यूमेंटेशन हमने कल पढ़ा था उसको सब कंक्लूड वो कर रहा है कि भाई उनको देख लें जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह की वैल्यूएशन की है, जो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टैंडर्ड को असेस किया, मतलब है कि जो जो यार हमने बातें की हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेना है आपने। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड में क्या है। जब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया तो सिंपल आपने कि सोचना है कि यार अच्छा वहाँ पे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, चलो जी उसको डॉक्यूमेंट कर लो। जो जो करना है वो डॉक्यूमेंट करना है आपने, वो दिमाग के अंदर नहीं रखना। ठीक है, इंगेजमेंट टीम में आपस में डिस्कशन हुई, रिस्क कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन सी एजर्शंस इंपॉर्टेंट है, एजर्शंस लिखी हैं वो उनको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आ जाइए आइज़ा 320 मटीरियलिटी। पहले तो इसके स्कोप के ऊपर अगर हम बात करें, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी अप्रोप्रिएटली इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइज़ा 320 आपको कहता है कि भाईजान आपने अपना ऑडिट को प्लान भी इसी तरह करना है, मटीरियलिटी को मद्देनजर रखते हुए मटीरियल चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इमटीरियल के ऊपर नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ परफेक्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये पता है ना हमें इन चीज़ों का। तो वो कह रहा है कि भाईजान आपने मटीरियलिटी को प्लानिंग के लेवल पर भी कंसीडर करना और परफॉर्मिंग के लेवल पर भी, जब हमने एग्जीक्यूट करना है और फाइनलाइज करना चीज़ों को, आपने उस वक्त भी इसको मटीरियल चीज़ों को मद्देनजर रखना है। एक छोटी सी आपको इसकी इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन याद करवा दूँ। कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले हमने कहा था कि आपके जो इश्यूज़ होते हैं अनरिजॉल्व्ड इशू, वो 4 तरह के हो सकते हैं, यही थे। एक हमने कहा था कि भाई हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, एक हमने कहा था कुछ इममटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, फिर हमने कहा हो सकता है कि एविडेंस ही ना मिला, उसको स्कोप लिमिटेशन कहते हैं, वो भी मटेरियल इमटेरियल हो सकता है। फिर हमने कहा कि जी कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेविएशंस होती हैं, उनको कंट्रोल डेविएशन या कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी बोला जाता है। तो देखें भाई उधर भी तो मटीरियलिटी की बेस पर हमने कहा कि अगर मटीरियल में स्टेटमेंट है तो रिपोर्ट के अंदर फ़र्क जाएगा, अगर इममटीरियल है तो रिपोर्ट के अंदर फ़र्क नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर वो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फाइनलाइजेशन लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और असल में तो वैसे खैर उधर ही इसकी बेस पे ओपिनियन बनता है, तो उधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम मटीरियल एरियाज़ को मिस ना कर जाएं। ठीक है, अब आ जाएंगे व्हाट इज़ मटीरियलिटी। एज एन ऑडिटर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू यूजर्स, यही है ना कि उनको कॉन्फिडेंस हमने देना है। Therefore, when an auditor is determining materiality, the auditor should consider what could be material for user, not management। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे अंडरलाइन भी करती है।
उसने कहा जब आप मटीरियलिटी को डिटरमिन करेंगे, अच्छा यहाँ पे वो कैलकुलेट का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, उसने नीचे लिख भी दिया नोट में, कैलकुलेट नहीं कहना आपने मटीरियलिटी को, वो कैलकुलेशन होती है क्वांटिटेटिव चीज़ की। मटीरियलिटी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, पहले भी एक बार बात की हुई थी, इसीलिए की थी कि आप थोड़ा सा अगर वो सुना होगा ना, गौर से सुना कर लेक्चर, दोबारा फिर आप बात सुनते हैं, री इन्फोर्स होती है ना, एक तरीकाकार होता है ये। खैर इससे क्या होता है कि आपको चीज़ वो जल्दी याद हो जाती है। तो भाई हमने पहले भी कहा था कि कुछ मटीरियलिटी होती है क्वांटिटेटिव, और फिगर आ गई ना कि भाई प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स का 5% ले लो, रेवेन्यू का 1% ले लो, वो तो अमाउंट में आ जाएगी, इतने मिलियंस, इतने लाख, इतने हज़ार। कुछ होती क्वालिटेटिव, वो अमाउंट के हिसाब से बड़ी नहीं होती, वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से बड़ी होती हैं। डायरेक्टर्स के साथ जिस भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, बड़ी हो या छोटी, मटीरियल है वो ट्रांजैक्शन। क्योंकि हो सकता है कि ट्रांजैक्शन असल में तो बड़ी हो अमाउंट की 10 लाख की, लेकिन डायरेक्टर साहब ने वो चीज़ 1 लाख में ख़रीदी हुई है। अब अगर आप 1 लाख रुपए की बेस पर उसको सिलेक्ट करते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल आपकी मटीरियलिटी है 10 लाख, आपने कहा हुआ है 10 लाख या इससे ऊपर वाली चीज़ें देखनी है, अब वो तो 1 लाख की आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि असल में वो ट्रांजैक्शन 10-12 लाख की हो, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर है वो, उसने अपने ओवर कंट्रोल्स को ओवरराइड किया है, अपनी मर्ज़ी से कर लिए। तो अगर आप मटीरियलिटी क्वांटिटेटिव सिर्फ देखेंगे तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपने साथ साथ क्वालिटेटिव भी देखा। आपने कहा भाई जो रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं ना, इनके साथ नहीं छोड़ना, इनको गौर से देखना है, इनके अंदर रिस्क होता ही होता है। क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ जो हैं आपके जो कंपनीज़ हैं, पेरेंट या होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह या डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को। तो आप इसी तरह कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के किसी महकमे की तरफ से फ़ाइन छोटा सा होता है, सज़ा अच्छी भली होती है सर। तो अगर आप अमाउंट की बेस पर फैसला करेंगे कि कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, तो आप शायद धोखा खा जाएंगे, या छोटी सी अमाउंट इग्नोर करो मटीरियल। लेकिन भाई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज तो बहुत ही मटीरियल चीज़ है, क्वालिटेटिवली मटीरियल, इसलिए मटीरियलिटी क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। ठीक है जी। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे यूज़र्स के लिए क्या चीज़ मटीरियल है, मैनेजमेंट के लिए नहीं करना, क्योंकि हम ऑडिट किसका कर रहे हैं, हम यूज़र्स का के लिए ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। बेसिकली कर किसके लिए रहे हैं, यूज़र्स के लिए। तो अगर हम ये सोचें कि मैनेजमेंट के लिए क्या मटेरियल है, ठीक है, तो वो तो हम एंड रिजल्ट पे पहुंच नहीं सकते। हमने देखना यार हमारे यूज़र्स हमसे क्या चाहते हैं, यूज़र्स को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, यूज़र्स को प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट है, चलो जी उसकी बेस पर देख लेते हैं कुछ। यूज़र्स को एसेट्स के अंदर इंटरेस्ट है, कितने के अमाउंट के एसेट्स के अंदर इंटरेस्ट है, इसकी खैर आगे कैलकुलेशन भी निकलेगी, लेकिन वो कैलकुलेशन सिर्फ निकलेगी क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी की। क्वालिटेटिव मैटर्स को फिर भी आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने डेफिनेशन आ गई जी, डेफिनेशन से को पढ़ लेते हैं वो से ज़रा। मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस, ओमिट करने से मुराद है भूल जाना, मतलब लिखी नहीं है एक चीज़, उसको ओमिशन कहते हैं। अब वो कह रहा है जी चाहे मिस स्टेटमेंट है चाहे ओमिशन है, मतलब वो कहता है ओमिशन को भी मैं फॉर एग्जाम्पल को डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है, ना ढोला उसी ना रोला उसी, ठीक है। उसने कहा कि भाई ना डिस्क्लोजर दो ना उसके अंदर गलती निकले, तो भाईजान ये भी तो मिस स्टेटमेंट है ना। स्टैंडर्ड्स तो कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर दो, बात आई समझ। तो भाई मिस स्टेटमेंट चाहे वो ओमिशन हो, आर कंसिडर टू बी मटीरियल, वो कब मटीरियल कंसिडर होते हैं, इफ़ दे इंडिविजुअली अकेले और इन एग्रीगेट या इकट्ठे होकर could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements। मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं, आपने कहा कि हमारे जो यूजर्स हैं शुक्र, अच्छा जी, हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए फॉर एग्जांपल अमाउंट मटेरियल है 1 मिलियन की। इस तक हम पहुंचे कैसे हैं ये हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल डेफिनेशन के हद तक हमने कहा कि हमारे यूजर्स के लिए मटेरियल अमाउंट कितनी है, 1 मिलियन है। अच्छा, और हमने कुछ ट्रांजेक्शन देखी, अगर तो हम सिर्फ 1 मिलियन वाली ट्रांजेक्शन देखते रहेंगे तो ये भी एक तरीकाकार है, लेकिन दूसरी तरफ हमने कुछ ट्रांजेक्शन देखी, हमें 1 मिलियन से ऊपर वाली कोई ट्रांजेक्शन गलत नज़र नहीं आई, तो क्या कहें सही है सब कुछ। डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई हमने कुछ और ट्रांजेक्शन देखी, एक थी 0.2 मिलियन की, कोई थी 0.3 मिलियन की, कोई थी 0.4 मिलियन की,
ठीक है, कोई थी 0.1 मिलियन की, कोई और 0.1 मिलियन की आ गई, कोई 0.2 मिलियन की आ गई, करते करते इस तरह छोटी छोटी मोटी, ये मतलब सारी गलतियां हैं, ये मिस स्टेटमेंट्स हैं सारी। क्या है ये? मिस स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मटीरियलिटी है हमारी 1 मिलियन। 1 मिलियन से ऊपर वाली चीज़ गलत होगी तो हम उसको मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे, ऐसे ही है। तो भाई ये कितनी बन जाती हैं तकरीबन? 9, 10, 11, 13, ये 1.3 मिलियन की गलतियां निकल आई हैं जो इंडिविजुअली तो मटेरियल नहीं है। अगर सिर्फ इसको देखा जाए और कोई मसला ना होता तो 0.2 मिलियन हमारे लिए इमटेरियल था। अगर इन दोनों को भी देखा जाए तो 0.5 मिलियन इमटेरियल था। लेकिन जब इनको टोटल किया छोटे 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 मसाइल को, तो मिलके क्या बन गया? 1.3 मिलियन, विच इज़ बिगर दैन या लार्जर दैन 1 मिलियन। तो इसका मतलब है कि जो सारी मिलके इन एग्रीगेट इकट्ठी होकर ये भी क्या बन चुकी हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। और बात आई है कोई समझे? 2-3 दिन पहले जब हमने वो उनको बाइफरकेट किया कि आपने मटीरियल मिसस्टेटमेंट को भी डॉक्यूमेंट करना है, आपने इमटेरियल वाली को भी डॉक्यूमेंट करना है, हमने उधर कहा था ना कि हो सकता है कि ये इमटेरियल वाली मिल 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 के ये कितने बन जाए? मटीरियल बन जाए। तो भाईजान इसलिए ज़रूरी नहीं कि उनको भी लिख के रखो। और अक्सर इस तरह होता है क्योंकि बड़ी कोई एक आइटम नहीं मिलती गलत, छोटी छोटी जब आप कैलकुलेट करके देखते हो तो भाई निकल आती। और हो सकता है कि ना भी निकले, मतलब कि 1 मिलियन ना बने, फिर ये सारी किधर जाएंगी? कॉन्सेप्ट्स भूलना नहीं है। ये फिर फॉर एग्जांपल अगर ये 1.3 मिलियन बन जाती हैं तो ये मटेरियल होगी, ये कहाँ पे चली जाएगी? इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाएगा कि कौन सी अब ओपिनियन जाएगा, क्वालिफाइड वगैरह, मॉडिफाई तो होगी रिपोर्ट। लेकिन अगर ये मतलब है कि 1 मिलियन से नीचे ही रहेगी ये भी टोटल करके और कोई और नहीं मिली, तो ये फिर इमटेरियल स्टेटमेंट हो जाएंगी। ये कहाँ पे जाएंगी? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर जाएंगे। बात आई है समझ? इसलिए उसने भाई मटीरियलिटी की डेफिनेशन के अंदर लिखा कि मटीरियलिटी से मुराद है जी कि अगर मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली या एग्रीगेट करके इतनी के बन जाएं कि वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सकें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ये डेफिनेशन है सिंपल। तो मटीरियलिटी हम इस बेस पे निकालते हैं कि भाई यूजर्स कितनी अमाउंट की बेस पे फैसला करेंगे। ठीक है, मतलब है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो कितनी अमाउंट मेरे लिए बड़ी एक मेजर अमाउंट है कि अगर मुझे उतना कोई मसला नज़र आ गया तो शायद मैं ना करूं फैसला, ना इन्वेस्ट करूं या इस कंपनी के साथ मैं ना कोई ट्रांजैक्शन करूं। तो ये हर कंपनी की डिफरेंट होगी, कईयों की 10-10, 15-15, 50-50 करोड़, कईयों की बिलियंस में भी होगी, कईयों की लाखों में, और कईयों की बहुत छोटी कंपनी हज़ारों में, बिल्कुल ही न्यू है, पहले साल हुआ ही कुछ नहीं है, हो सकता है सैकड़ों में भी हो। तो मटीरियलिटी डिफरेंट हो सकती है। ये आगे पढ़ते हैं किस तरह। बात आई है कोई समझिए नहीं? एग्जाम टिप में उसने कहा कि भाईजान कभी भी कैलकुलेट वर्ड नहीं आपने यूज़ करना, आपने हमेशा डिटरमिन वर्ड यूज़ करना है। 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि ये तो क्वांटिटेटिव था ना, तो उसको तो कैलकुलेट कर लिया, क्वालिटेटिव वाली को कैलकुलेट तो हो ही नहीं सकती, वो उसको तो फिगर्स ही नहीं होती, अमाउंट्स ही नहीं होती, उनको आप डिटरमिन करते हो। ठीक है। और सेकेंडली क्योंकि हमारी प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। स्टैंडर्ड्स ने हमें कोई अमाउंट नहीं बताई हुई कि इतनी अमाउंट को मटीरियल समझना, इतनी कोई मटीरियल, क्योंकि स्टैंडर्ड को भी पता है कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट तरह के साइजेज हैं, नेचर है, ऑपरेशंस हैं, अमाउंट्स हैं, तो आप और पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट करेंसीज हैं, तो आप किस तरह कर सकते हो। इसलिए स्टैंडर्ड ने हमें सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है, कुछ बेंचमार्क्स भी दिए हैं कि ये परसेंटेज अप्लाई करो, लेकिन वो भी सिर्फ गाइडेंस है। आपका दिल करे आप अपने पास से कुछ कर लें, लेकिन उसकी प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, और वो प्रोफेशनल जजमेंट इतने नहीं होनी चाहिए और लिखी होनी चाहिए, वरना आके जो आई कैप के QCR डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेंगे, वो कहेंगे भाईजान कितनी मटीरियलिटी सर, इतनी क्यों? बात मेरा दिल कितना प्रोफेशनल जजमेंट। वो कहेंगे बहुत अच्छी है प्रोफेशनल जजमेंट तो आपकी, हम उसको मानते हैं, आप एक ऑडिटर हैं, लिखिया कितने, लिखिया में कितने नहीं है। तो कहेंगे भाई समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। जो भी करना है, बात भी किसी से करनी है तो लिख लो कि इस टाइम पे इस जगह बात हुई। तो मटीरियलिटी तो बुनियाद है भैया आपके ऑडिट की। सही है। नीचे आ रहे हैं, ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। भाई प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, वो कहते हैं तो प्रोफेशनल जजमेंट आपने इस्तेमाल करनी है, और आपने ये भी समझना है कि यूजर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चाहते क्या हैं, उनका क्या मकसद, एसेट्स को देखना है, उनका क्या मकसद प्रॉफिट को देखना है, रेवेन्यू को देखना है, क्या मकसद है उनका।
उस हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट तरह की कंपनीज के डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, लिस्टेड कंपनी के बहुत ज़्यादा यूजर्स होते हैं, उसमें भी कुछ होते हैं बड़े यूजर्स जिनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उनका स्टेक और तरह का, उनका इंटरेस्ट और तरह का होगा। ठीक है, कुछ होते हैं वो जो डायरेक्टर्स भी बनते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, हो सकता है वो कहीं दफ़ा कराओ प्रॉफिट को, हमें कंट्रोल मिलना चाहिए कंपनी का, उनका इंटरेस्ट और है। कुछ होते हैं छोटे मोटे हमारी तरह के भी जो इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको बस है यार चलो साल बाद देखेंगे या मार्केट प्राइस क्या जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। इसी तरह कुछ NPOs हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर्स को तो मिलना भी कुछ नहीं है। अब उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका हो सकता है वही डोनेशंस कितनी इकट्ठी होती हैं, एक्सपेंसेस हम कितने करते हैं, जेब से तो नहीं कोई लगने लग गया था, सारे के सारे एक्सपेंसेस कंपनी के लिए हो रहे हैं, एसेट्स कितने बनाए हैं, बात आई है समझ। तो वो हर किसी के अपनी अपनी नीड्स हैं जो अभी आगे कर भी लेते हैं डिस्कस। अच्छा, तो उसने कहा कि भाईजान इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम। आप मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हुए 2-3 बातें जो हैं वो अज्यूम कर लें। क्या, पहले नंबर पे है कि यूजर्स के पास हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस। आप ये अज्यूम कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि यार यूजर्स जो है ना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिन्होंने मुझे हायर किया है, उनके पास थोड़ा रीजनेबल नॉलेज है कि बिजनेस है क्या। ठीक है, मतलब हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि उनके पास रीज़नेबल नॉलेज है, उनको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत पता है, रीज़नेबल हद तक पता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे भी। ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, लाजमी तो नहीं है, और जो छोटे मोटे होते हैं वो पढ़ते भी नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई अजम्पशन लेकर ही काम होगा ना। अब ऐसे तो नहीं ना, मतलब कि देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो अच्छी वाली इंग्लिश भी लिखी होती है, उर्दू में भी वैसे बनाई जाती हैं वो, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में होती है। अब ये अजम्पशन यही है ना कि यार अगला बंदा या तो पढ़ा लिखा है या वो किसी से पढ़वा रहा है, और आम तौर पे जो स्टॉक मार्केट में या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो इतने के तो पढ़े होते ही हैं यार, जिसने पैसा लगाना है। वो देखते हैं शार्क टैंक, देखें इंडिया का, उसमें कई लोग आते हैं, वो वैसे लाजमी देखा करें शो, चाहे इंडिया वाला देख लें चाहे UK का देख लें या USA का भी है ड्रैगन्स डेन, वो खैर अगर आपको ज़्यादा समझ आ जाए इंग्लिश की तो आप वो भी देखें, बहुत ही अच्छा है वो, तो कमाल है। तो कहने का पर्पज़ है कि अब वो लोग वहाँ पे जो आते हैं इंडिया में स्पेशली, उसमें कई अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं जो आगे प्रेजेंट करते हैं अपना आइडिया, लेकिन आप उनकी लैंग्वेज देखें, वो टर्म्स इसमें यही इक्विटी यूज़ कर रहे होते हैं, इनकम्स का उनको पता है, GP या ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, दे ऑल नो अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे ने बिजनेस करना होता है, इसमें पैसा लगाना होता है, उसको आइडिया होता तो है इतना, तो इसलिए उसने कहा आप भी ये अजम्पशन ले लें कि उनको इतना को हो गया। एंड ये भी अजम्पशन लें दैट यूजर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी। कहता है ये भी समझें कि यूज़र को भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई भी मटीरियलिटी के लेवल पे गई हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अलग से नहीं मेंशन किया यूज़र। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यूज़र ये नहीं बाद में खप डालेगा ऑडिटर साहब आपने वो 50 रुपये तो लिखे नहीं जो खर्चा हुआ था, मतलब उसको भी इतनी की सेंस होनी चाहिए कि ये मटीरियलिटी की बेस पे है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि प्रिपेयर भी इस लेवल पे होती है, प्रेजेंट भी मटीरियलिटी के लेवल पे होती है, ऑडिट भी इसका मटीरियलिटी लेवल पे होता है। एक एक चीज़ को, एक एक रुपये की चीज़ को नहीं देखा जा सकता। फिर एक और assumption मैं क्या ले रहा हूँ, दैट यूजर्स recognizes the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimate, judgment and consideration of future events। मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे का सारा हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है, इसके अंदर कुछ फ्यूचर के एस्टीमेट्स भी हैं, मेरी प्रोविजंस भी हैं, मेरे डेप्रिसिएशन के रेट्स, यूजफुल लाइव्स, दे आर ऑल एस्टीमेट्स। वो फ्यूचर के बारे में मैनेजमेंट प्रिडिक्ट करके लिख रही है। तो मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको भी होगा यार अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है थोड़ी बहुत, ये सारा कोई हरफे आखिर नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़ें तो करनी चाहिए भाई, इसमें गलत क्या है। फिर मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट यूजर्स मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इसको रद्दी का टुकड़ा पकड़ के फेंकेंगे नहीं, इसकी बेस पर डिसीजन भी लेंगे भाई। इसीलिए तो मैं इसमें खप रहा हूँ मटीरियलिटी में। मैं चाहता हूँ कि मैं मटीरियलिटी की अमाउंट वो वाली डिटरमिन करूँ जो मेरा यूज़र चाहता है, मैं उसके करीब करीब जाके पहुँचूँ, मैं अपने यूज़र्स के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। तो अगर यूज़र साहब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के कोई नहीं देखनी और अपने किसी पीर साहब के कहने पे इन्वेस्ट करना है तो फिर दफ़ा करो ना, ऑडिट पीर साहब से पूछ लो जाके सीधा इधर। ठीक है जी, तो ये मैं कुछ एजम्पशंस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 एजम्पशंस हैं। अब आगे बारी आ गई डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, और पेपर में बहुत हाई चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन आने के। आपको इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल तो जो इसमें है वो आप कीजिएगा, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट भी आपके पास आ जाएगा उसमें भी होगा, और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी है, बल्कि आप लोगों का जो है ना टेस्ट अपना अल्लाह भला करे
मंडे को जो टेस्ट है वो आपका ये जितना हम पढ़ लेंगे, ये मटीरियलिटी तक हम पढ़ लेंगे आज इंशाल्लाह, ये आपका सारा उस टेस्ट में शामिल होगा, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लाजमी देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरिया। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आया था ये कि आपको फिगर्स वगैरह दी होंगी, कुछ सिनेरियोज बताया होगा, कुछ बातें बताई होंगी, आपको कहा जाएगा कि मटीरियलिटी डिटरमिन करके बताएं। पेपर में ऑब्वियसली मतलब जब डिटरमिन करने की बात आएगी तो क्वांटिटेटिव को ही कहेगा, क्वालिटेटिव को वो बातें तो की जा सकती हैं, डिटरमिन ना अमाउंट नहीं निकाली जा सकती क्वालिटेटिव की ठीक है, या वो ये कह सकता है कि क्वांटिटेटिव को डिटरमिन करें, कैलकुलेट करें, और क्वालिटेटिव को डिटरमिन करें कि इसके अंदर कौन कौन से क्वालिटेटिव एरियाज है जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन में हुए तो, ठीक है। खैर डिटरमिन भाई कैसे करना है, बड़ा ही आसान तरीन तरीका उसने बताया है, ज़रा समझना है बस गौर से, आंखें खोल लें, ठीक है, सांस लेनी है तो ले लें, वैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है काम, क्या सांस लेनी है, इतनी जल्दी तो नहीं थकना चाहिए। स्टेप्स फॉर डिटरमिनिंग मटीरियलिटी, स्टेप्स आ गए जी। उसने कहा ये मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, मतलब कोई कैलकुलेशन सिंपल सीधी सीधी सी कैलकुलेशन नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट, अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोफेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना प्रोफेशनल जो वर्किंग नॉलेज है उसको आपने इस्तेमाल करते हुए करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे स्टेप वो कहता है भाईजान, अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है भागना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, लंबा सफ़र है, ठीक है। एक शेर है ना कि मुझे मालूम है तुम थक गए हो मगर क्या करें कि रास्ता यही है, इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आसिम बख्शी का था, मुझे मालूम है तुम थक गए हो मगर क्या करें कि रास्ता यही है। तो भाई थक तो मुझे पता है कि मैं भी जाता ही हूँ और आप भी जाते हैं थक, लेकिन हमने इंशाल्लाह इसको एक्साइटेड होकर लेकर चलना है। तो भाई 5 स्टेप्स हैं, रफ्ता रफ्ता चलेंगे। पहला स्टेप आ गया, अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं, आपको पता है सरकारी कंपनियों कहते हैं, क्या ये कोई अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब अब ये कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अच्छा ये देख लिया, ये पब्लिक लिमिटेड है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये पब्लिक लिमिटेड में लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ये पता है ना हमें सारा कुछ, क्यों हम पहले अंडरस्टैंडिंग ले आए हुए हैं, हमने टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट भी सेट कर लिए हैं, हमने क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, ये तो हमें तब से ही पता चल गया चीज़ों का। अब वो कहते हैं कि बस इसको डिटरमिन करने के लिए इन चीज़ों का ख्याल बड़ा रखना ज़रूरी है, वो आगे पढ़ लेते हैं क्यों ज़रूरी है। अच्छा पब्लिक है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट सादा वाली है, सिंगल मेंबर कंपनी है। अच्छा कहीं ये एनपीओ तो नहीं है कोई, पता लगे कंपनी है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है तो कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट वाली है, कैप 7 में पढ़ी होगी चैप्टर 1 में, या ये कोई ट्रस्ट है, कोई रजिस्ट्रा आपकी कोई सोसाइटी है, कोई चैरिटी है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये, उसको समझें। इसके यूज़र्स कौन हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन हैं भाई, उनको समझें। क्या लिस्टेड कंपनियां तो हज़ारों यूज़र्स हैं, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, प्राइवेट कंपनियां तो हो सकता है 5-6 हों, उनको देखें कौन कौन मेन यूज़र्स हैं। एनपीओ है तो उसके भी डोनर्स हैं, उनका ट्रस्टीज़ कौन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, उनको देखें। जब तक उनकी समझ नहीं आएगी, नीड ही नहीं समझ आ सकती, क्योंकि हमने कहा कि हमने मटीरियलिटी वो सेट करनी है जो हमारा यूज़र जिसको मटीरियल समझता है। तो जब तक यूज़र का ही नहीं पता लगना है कौन है तो पापा कि मैं हिसाब लावांगे, ठीक है। यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग और उसकी बड़ी ज़रूरी है। जैसे उसने कहा कि एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी ऑडिटर कंसीडर व्हाट कुड बी मटीरियल फॉर यूज़र। हम ये नहीं समझते कि हमारे लिए मटीरियल क्या है, हम ये भी नहीं देखते कि मैनेजमेंट के लिए मटेरियल क्या है, हम देखते हैं कि भाई मेरे यूज़र के लिए मटेरियल क्या है, जिसने मुझे हायर किया, जिसने मुझे पैसे देने हैं, उसके लिए मटेरियल क्या है, ठीक है जी। तो हमने आइजा 315 लेवल पे सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी क्लाइंट वगैरह की, उधर से हमें पता चल जाएगा कि यार क्या क्या है। जैसे एग्जांपल देखें, उसने कहा एज एन ऑडिट पार्टनर यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी वाइल ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। आइजा 315 के मुताबिक जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे तो उस वक्त आपको पता चला कि यू केम अक्रॉस विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। आपको पता लगा कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी, एक तो ये पता चल गया कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। दूसरा पता लगा कंपनी डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल बोरोइंग, कंपनी ने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, तो इसका मतलब बैंक का ताल्लुक ही कोई नहीं है भाई हमारे साथ। वरना देखें लिस्टेड जो कंपनी होती है, बेशक हमें हायर तो उसने किया हुआ है शेयर होल्डर्स ने, ठीक है,
लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबको इशू होनी है ना, पब्लिक कंपनी है, पब्लिश होने हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट भी आएगी, उसने भी देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अगर वो कर्जे लिए हुए हैं, लेंडर्स भी आएंगे, बैंक्स भी आएंगे, शेयर होल्डर्स भी आएंगे, अगर वो नहीं है तो सिंपल शेयर होल्डर आ जाएगा। बात है ये समझ, तो हमें तमाम यूजर्स को कंसिडर करना है, फिर वो तमाम के मुताबिक क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं कि आप डिफरेंट मटीरियलिटी निकाल लो और लिख दो जी कि उनके वास्ते हो, उनके वास्ते है, ये वो, ऐसे नहीं। ना ही हमने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के अंदर मटीरियलिटी की अमाउंट लिखनी होती है, हमने ये लिखना होता है कि हमने मटीरियलिटी के बेस पे ऑडिट किया है, अमाउंट नहीं लिखनी होती, वो आपके अपने वर्किंग पेपर्स के अंदर होती है, वो आपके पास आपकी फर्म में होते हैं, जिसको आई कैप या कोई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड लिस्टेड कंपनीज के केस में वो आके देख सकता है, यूज़र्स को नहीं आपने वो दिखाने होते ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। खैर, तो लेकिन आपने तमाम यूज़र्स को कंसिडर करना है, फिर उनके मुताबिक एक अमाउंट निकालेंगे जो सबके लिए सूटेबल हो, सही है। अच्छा, वो एग्जांपल आपको दे रहा है कि भाईजान कंपनी लिस्टेड है लेकिन कंपनी की कोई एक्सटर्नल बोरिंग नहीं है, तो देखें नीचे उसने कहा बेस्ड ऑन दी अबव फैक्ट्स, इन दो बातों की बुनियाद पे, बाकी पता ही कुछ नहीं है बात, वो इग्नोर करें, दो बातों की बुनियाद पे इंगेजमेंट पार्टनर से मुराद जो पार्टनर है उस असाइनमेंट का, जो ऑडिट का, जो मेन जिसके साइन होने हैं वहाँ पे, उसको इंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं। इंगेजमेंट पार्टनर हैज़ कंक्लूडेड दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शेयर होल्डर्स। अभी देखें हम स्टेप 1 पे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओनरशिप स्ट्रक्चर पता लग गया, लिस्टेड कंपनी है, थल्ले की पता लग गया, यूजर इसके कौन है, मेन सिर्फ शेयर होल्डर्स हैं और कोई है ही नहीं। नीचे आ जाए, एग्जाम्पल, एज एन ऑडिट पार्टनर यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी बी, एक और कंपनी है, वाइल ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट यू केम अक्रॉस विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी, ओके जी। कंपनी हैड ऑब्टेन्ड हैवी फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक्स, कंपनी ने बैंक से इतना ज़्यादा कर्जा लिया होगा कि डेट इक्विटी रेशो 80-20 है भाई। फिर मेन इसके जो यूज़र हैं वो तो बैंक हो गए, 80 रुपये बैंक के लगे हुए हैं, 20 रुपये यूज़र्स के लगे हुए हैं। अब असल कंसर्न किसकी है, बैंक की है। अब ये नहीं आपने करना कि बैंक देखो जाके पहुँच जाओ, हाँ जी भाई दसो की मटीरियल है, नहीं 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 नहीं, खुद डिटर्मिन करना है। अगले 4 और स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 इंशाल्लाह खुद हम डिटर्मिन करेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इंगेजमेंट पार्टनर ने भाई कंक्लूड किया कि इसके जो यूज़र्स मेन यूज़र्स हैं, वैसे तो शेयर होल्डर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ही हैं क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है, हायर किया है, लेकिन मेन यूज़र जो हैं इसके कौन है, बैंक्स हैं या जो लेंडर्स हैं इन्होंने कर्जा लिया हो। बात आ गई समझ, ठीक है जी। अगली एग्जांपल भी देख लें, ये वैसे खुद देखें, ये इसको खुद पढ़ें ज़रा एग्जांपल को, अगली को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। इधर रिकॉर्ड वीडियो को स्टॉप कर लें, पढ़ें, जब वो हो जाएगा फिर आगे आ जाएं। स्टेप 2 हो गया, ये यूज़र हमें पता चल गए हैं, दूसरे स्टेप पे आ जाएं। डिटर्मिन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन एलिमेंट्स जो हैं उनको आप कंसिडर कर लें। देखें वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट 5 ही हैं, वही एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी और उधर से अपना जो है इनकम एक्सपेंस, ये 5 ही हैं। वो तो उसे भी पता है, इधर लिखने की क्या ज़रूरत थी, फिर ये हर जगह पे 5 होंगे। या वो कह रहे हैं डिटर्मिन करें, इसका मतलब है कि हो सकता है कि डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट हो, लेकिन मेन तो 5 ही हैं, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, वो यही चाह रहा है। वो चाहता है कि आप ये देखें कि आपके पास क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस सेक्टर की कंपनी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, IT एक्सपोर्ट की सर्विसेज हैं या इंजीनियरिंग सर्विस या कोई भी सर्विस देते हैं। अब उनके पास PPE जो है ना बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा आमतौर पे, अगर तो अनलेस वो सर्विस देनी ही PPE के थ्रू है तो फिर तो होगा, अदरवाइज आमतौर पे इतना नहीं होगा। स्टॉक तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो देते हैं सर्विस, वो गुड्स बेच नहीं रहे। अब उनके लिए जो एलिमेंट्स होंगे वो दूसरी तरफ एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चीज़ें बनाना भेजती है, उनके लिए PPE भी बहुत ज़्यादा होगा, स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो इसलिए उसने कहा कि भाई आप अपने क्लाइंट का देखें कि उसका उनके एलिमेंट्स क्या मौजूद हैं, कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनको हम आगे जाके आएगा बेंचमार्क बना सकते हैं, जिनकी बेस पर मटीरियलिटी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि उसने कहा कि आपका PP हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, बोरोइंग्स हो सकती हैं, इंटेंजिबल, तो मेन चीज़ें सारी लिख लें अमाउंट्स के साथ कि यार ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी। अच्छा, अब ये जो हो रही है ना मटीरियलिटी, ये हो रही है प्लानिंग लेवल पे। आइजा 320 है ना, 300 सीरीज में आ रहा है, तो प्लानिंग लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। अब जो आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी ना, वो ड्राफ्ट होंगी,
अभी फाइनल नहीं है उसके अंदर, फाइनल तो अभी ऑडिट तो स्टार्ट होना है, ऑडिट स्टार्ट होगा, हो सकता है बड़ी गलतियां निकलें, एडजस्टिंग एंट्रीज प्रपोज करें आप, वो पास करें, करते कराते फिर जाकर कोई फाइनल अमाउंट बने। तो अभी ये जो मटीरियलिटी सेट हो रही है किस बेस पे हो रही है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर जो क्लाइंट ने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो भी सकता है और जवाब भी मेरे ख्याल में आपको इसका आता होगा कि अभी तो ये मटीरियलिटी निकली है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू था 10 करोड़ रुपया, उसकी बेस पे मटीरियलिटी फॉर एग्जांपल हमने मतलब निकाल ली है लेट से 50 लाख रुपया, लेट से या 1 करोड़ रुपया, हमने इतनी कोई उसकी मटीरियलिटी निकाल ली। अब आप कहें यार बाद में कोई पता लगा एंट्रीज गलत थी सही थी, करते कराते अब रेवेन्यू 10 करोड़ से उठकर 15 करोड़ रुपया हो गया, अब क्या करें, क्या करना चाहिए? हमने तो सारा ऑडिट कर दिया हुआ है 1 करोड़ की बेस पे, मटीरियलिटी की बेस पे, क्या चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली भाई हो सकता है चेंज, रिवाइज करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद होगा। आप वहाँ पर ये कहेंगे कि भाई इन दैट गिवन सर्कमस्टांसेस जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसकी बेस पर ये मटीरियलिटी थी, अब क्योंकि ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है तो अपडेट करें ना। हम तो पहले ही कहते हैं कि आप अपनी रिस्क असेसमेंट को भी जब मर्जी अपडेट करें, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग को जब मर्जी अपडेट करें, तो मटीरियलिटी को अपडेट करने में क्या मसला है? अब आप उसको अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे, अमाउंट नई वाली निकल आएगी, उसकी बेस पर फिर ऑडिट होगा। और ये नहीं कि पुराना ऑडिट पुराने की बेस पर हो गया, नया नए। देखें आपने कंक्लूजन निकाले ही होंगे ना कि यार इसमें ये ऑब्जर्वेशन, बस कंपेयर करना है। पहले आप 1 करोड़ या 50 लाख जो भी थी उसके साथ कंपेयर कर रहे थे, अब जो रिवाइज वाली निकली है इसके साथ करें, फिर कोई मसला निकलेगा फिर रिवाइज हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी अमाउंटों के बेस पर नहीं, कोई बड़ा मसला होना, कोई मटीरियल अमाउंट कोई फ़र्क हो। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ में आप कहें 10,000 रुपया ऐड हो गया इनकम का, या लेस हो गया, 50 लाख हो गया, उसकी मतलब इतना नहीं होगा। अगर ये कोई अच्छा खासा 1.5, 2, 2.5 करोड़, 3 करोड़, कोई 10, 15, 20% हुआ है, वो ऑब्वियसली एक बड़ी अमाउंट्स है। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी। ओके जी, तो एग्जांपल देखें, इफ़ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ बैंक, उसने कहा जैसे हम बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो पीपी एंड इन्वेंट्री में नॉट बी एलिमेंट्स, मे नॉट बी, इन्वेंट्री तो खैर शेल नॉट बी ही होना चाहिए क्योंकि बैंक के पास इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, गुड्स थोड़ी भेजता है वो। पीपी लेकिन हो भी सकता है अच्छी खासी हो, ठीक है। इसलिए उसने लेकिन कहा यार हो सकता है कि ये रेलेवेंट एलिमेंट्स ही ना हो, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि जो मेन एलिमेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल कैश इन बैंक, लाइबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने लोगों का पैसा वापस करना, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये उसके लिए मेन आइटम है, मेन एलिमेंट्स है, तो आप उनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरह नीचे मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल आई। स्टेप 3 पे आते हैं जी। अच्छा, अब 2 स्टेप्स हो चुके हैं। पहले नंबर पे हमने ओनरशिप का स्ट्रक्चर समझा और हमने यूज़र ढूंढ लिया यार, अच्छा ये बंदा है हमारा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने एलिमेंट्स भी ढूंढ लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेन सारी नहीं लिखनी, नहीं मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी हैं वो लिख ली। अब तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हमें ना उन आइटम में से कोई एक आइटम बेंचमार्क के तौर पे रखनी है। बेंचमार्क चाहिए, बेंचमार्क से मुराद है कि जिसके साथ कोई परसेंटेज होगी वो मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकालेंगे। बताइए, समझिए जो 1 मिलियन निकला है ये मैंने किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई, किसी चीज़ की परसेंटेज ली हुई है। मैं चाहता हूँ अब वो चीज़ भी डिसाइड कर लूँ मैं कि भाई रेवेन्यू की परसेंटेज लेनी है, एसेट्स की लेनी है, नेट प्रॉफिट की लेनी है, जीपी की लेनी है, किसकी परसेंटेज मैंने लेनी है, ये मैं अब डिसाइड करना चाह रहा हूँ। अब इसके लिए ऊपर वाले दोनों स्टेप्स रेलिवेंट है। एक तो ये था कि मेरे पास आ गए यूज़र्स, मुझे अपने यूज़र्स का पता है। दूसरे नंबर पे भाई मुझे अपने एलिमेंट्स का भी पता लग गया, मेन का। अब मैंने क्या अब मैंने डिसाइड करना तीसरे नंबर पे, आइडेंटिफाई द बेंचमार्क ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूजर्स, कि भाई ये जो मेरे यूजर्स थे, क्योंकि हमें पता है कि हर कंपनी के लिए डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, और ये जो मेरे 4-5 एलिमेंट्स मैंने निकाले, जैसे एसेट आ गया है, एसेट्स में डिटेल में अगर हम जाएं तो पीपी मैंने कहा, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने कहा यार इसकी इन्वेंट्री बड़ी अहम है, मैंने कहा यार इसका रेवेन्यू बड़ा अहम है, सही है। फिर मैंने कहा कि यार इसका जो प्रॉफिट है वो बड़ा अहम है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो यूज़र्स इसके कौन है, और लेट्स से इसके यूज़र्स में बैंक्स भी हैं, कर्जा भी है लिया हुआ है, और इसके अपने शेयर होल्डर्स भी हैं। मैंने कहा ये 2 बंदे हैं। अब ये जो मेरे मेन यूज़र्स हैं, ये जो मेन एलिमेंट्स हैं, इनमें से ज़्यादातर यूज़र किस एलिमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो मेरा बेंचमार्क है। बात आइए समझ, दिमाग खोल लो थोड़ा सा, बड़ा प्रैक्टिकल हम पढ़ रहे हैं ऑडिट, असल में भी हम लोग ऐसे ही ऑडिट करते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि भाईजान पहले हमने यूजर्स डिसाइड कर लिए, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
हमने देखना है कि उनके ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, वो मेन उनके यूज़र्स हैं। फिर हमने कहा जी कि हमने मेन एलिमेंट्स भी देख लिए, क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक जैसे एलिमेंट मौजूद नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर पीपी, इन्वेंट्री, रेवेन्यू वगैरह वो ज़्यादा अहम होंगे, बड़े लेवल पे होंगे। कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी, उसमें पीपी इन्वेंट्री बिल्कुल कम होता है, इन्वेंट्री बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है, रेवेन्यू उनका भी होगा। तो इसका मतलब है कि भाई हमने ये डिसाइड कर लिया। अब हम आगे डिसाइड करने जा रहे हैं कि यार ये मेरे जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं वो इनमें से किस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये देखिए, ये सारी प्रोफेशनल जजमेंट है। हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक मैं कहूँ कि जी शेयर होल्डर्स मेरे या जो मेरे यूज़र्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं रेवेन्यू के अंदर। हो सकता है मैं इस चीज़ पे पहुँचूँ, लेकिन मैंने लिखनी है, मैंने साबित करनी है, लिख कर रैशनल देना है इसका, डॉक्यूमेंट करना है इसको प्रॉपर, ज़बानी कलामी नहीं कर देना। क्योंकि ये तो बात लिखी पढ़ी आपको बता दी हुई है कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। मैं इतनी बार कहूँगा कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ठीक है। तो भाई यूज़र्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। मैंने अब कहा कि जी मेरे मुताबिक मैंने डॉक्यूमेंट भी कर दिया रैशनल के क्या रीज़न है। मैंने लिखा कि लंबी शानी कहानी डाल के कि भाई रेवेन्यू मेरे लिए, मेरे यूज़र्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे यूज़र्स ये हैं। यूज़र्स भी हो सकते हैं, आप किसी और को समझ लो, मैं किसी और को समझ लो, लेकिन वो आमतौर पे इतना विविड, इतना क्लियर नज़र आ रहे होते हैं मेन यूज़र, समझ आ जाती है। यहाँ पर ऊपर नीचे बात हो सकती है प्रोफेशनल जर्मनी की बेस पे। आप आए, आपने कहा कि भाई मेरे मुताबिक मेरे यूज़र्स जो हैं इसी कंपनी के वो प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। कोई मसला नहीं है सर, ਤੁਹਾਡਾ भी जवाब सही है, मेरा भी सही है। अगर प्रोफेशनल जजमेंट आपने अप्लाई की है, तुक्का मारे है तो गलत है। फिर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की है और रैशनल को डॉक्यूमेंट कर दिया। देखें कितना खूबसूरत है ऑडिट। आपका जवाब बिल्कुल कुछ और है, वो भी सही है, मेरा जवाब बिल्कुल कुछ और है, वो भी सही है। लेकिन सही सिर्फ दोनों का उस सूरत में होगा अगर हमने इसको साबित कर दिया कि भाई मेरी जो जजमेंट है वो ठीक है, और मैंने ये जजमेंट क्यों अप्लाई की है। हमेशा ये जो आई कैप के QCR डिपार्टमेंट्स के भी आते हैं लोग, या इवन एग्ज़ाम्स के अंदर भी, या ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड वाले, मतलब जो भी रिव्यू करने आता है आपके ऑडिट को, वो हमेशा आपको प्रोफेशनल जजमेंट का फेवर देता है। क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे ने कोई 30-35 दिन इसकी प्लानिंग की है, उसके बाद 1.5-2 महीना ऑडिट किया है, इसको ज़्यादा पता है मेरे से। मैं तो अब रिव्यू करने आया, मैंने 2-4 दिनों में रिव्यू करके चला जाऊँगा। एग्जामिनर को पता है यार इसने 6 महीने पढ़ा है, इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने 6 मंथ्स पढ़ा है। मैंने तो भाई 10-15 मिनट के अंदर पेपर चेक करना है। उसको ये इन चीज़ों का बिल्कुल इदराक है, ठीक है। इसलिए वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को ऑडिट के अंदर एटलीस्ट रिस्पेक्ट देता है। लेकिन रिस्पेक्ट तभी देगा ना, पहले खुद को तो रिस्पेक्ट दो, ठीक है। रट्टे मार के जाओगे तो फिर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि यार ये हमें लिख के चला है। क्योंकि जब कोई रैशनल, कोई पीछे लॉजिक ही नहीं बताई बात की, तो क्या करेगा वो। तो भाईजान आपने क्या कर लेना है कि इन मेरे यूज़र्स के लिए कौन सा एलिमेंट रेलेवेंट है, आपने उसको साइड पे हाईलाइट करके मोटे मार्कर के साथ लिख देना कि ये बाकी गल्ला में इग्नोर करो, ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर यहाँ पे सवाल आ गया कि अगर फ्यूचर में कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है और पता लगे कि यार नहीं मेरा यूज़र, मैं गलत अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये एलिमेंट नहीं ये वाला सही है, उसके लिए तो भाईजान कर सकते हैं रिवाइज़, कोई मसला नहीं है। यू टर्न जो है सही है, वो उसमें कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स लेते हैं यू टर्न, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने देखेगा एज इन द स्टेप 2 देर आर सो मैनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल भाई इतने एलिमेंट कर ले टू डिटर्मिन द बेंचमार्क। बेंचमार्क तो एक ही होता है ना, माइलस्टोन, बेंचमार्क तो एक ही चीज़ होती। टू डिटर्मिन द बेंचमार्क रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कंसिडर करें, उसको गौर व फिक्र करें, उसके ऊपर हिकमत ढूंढें उसमें। ऑन द फोकस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने देखना है कि भाईजान मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए मेरा यूज़र्स जो हैं मेरे, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए अब यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं, अगर आप कहेंगे 1 बाय 1 उनसे मैं पूछने निकल जाऊँ तो उसी पूछने चले जाना, पिछों ऑडिट किसी और ने लेके चले जाना, ठीक है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी आपको, यही तो प्रोफेशनल जजमेंट है। पता होना चाहिए कि यार ये यूज़र क्या चाहता है। वो वक्त के साथ साथ खैर बेहतर होती जाती है, तो आपको उस बेस पर आइडिया होगा। आपके एग्ज़ाम लेवल पे ऑब्वियसली इतने कोई बहुत, जिस तरह की हम बातें करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी मतलब समझ लें एडवांस लेवल की चीज़ें भी हो रही हैं इसके अंदर, कि आपका एक माइंड या एक अप्रोच बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब कभी आप CFEP 6 पढ़ेंगे, किसी से भी पढ़ें, शायद अगर कभी हुआ सीन तो हो सकता है, मैं भी, मेरा शौक़ तो है वैसे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन खैर जहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको वहाँ पर इंतहाई आसानी के साथ आपकी हेल्प करेंगी वहाँ पे, ठीक है। हालांकि वो समंदर है अभी इसके आगे, वहाँ बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें हैं,
लेकिन इंशाल्लाह वो आपकी उधर भी हेल्प होगी। हेल्प इसी तरह ही होगी कि अगर यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम लेवल में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके पास वो नहीं जाएगा, वो आपको आगे जाके गाइडलाइंस भी बताएगा, उन्हें पता है एंड से मारना रट्टा ही है, तो मैं इन्होंने दस ही थोड़ा जिया, ठीक है। इसलिए मैं पहले उधर नहीं लेकर गया, पहले मैंने आपको समझाई है रीजनिंग क्या है, एंड तो फिर थोड़ी मर्जी है जालमो। अच्छा, अब उसने कहा कि भाईजान आप ये करें, एग्जांपल देख लें। द इंगेजमेंट टीम ऑफ कंपनी ए इज़ इन द प्लानिंग फेज, वन ऑफ द की फेज ऑफ प्लानिंग इज डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी। ये तो सादा सी बातें होंगी, हमें पता है। वाइल ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग फैक्ट्स। देखें वो बातों को लिंक करके बार बार बता रहे हैं, उसमें पेपर में पूछ लेना है कि अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट कब पता लगी थी, तो आपको पता होना चाहिए भाईजान, आइजा 315 में हमने अंडरस्टैंडिंग ली हुई है इसकी। अच्छा जी, उसने कहा आपको ये बातें पता चली हैं, एंटिटीज आर लिस्टेड एंटिटी, चले जी, स्ट्रक्चर का पता लग गया। इन टेक्सटाइल बिजनेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं वो। द कंपनी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट बोरिंग फ्रॉम लेंडर्स, कोई भाई कोई खास कर्जे नहीं है, इसका मतलब बैंक तो निकल गए पीछे, आमतौर पे शेयर होल्डर्स यूजर्स बच के हमारे, ठीक है। एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी हैज़ रिपोर्टेड द प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो रेवेन्यू तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होना ही चाहिए ना, तो फिर ही प्रॉफिट निकला, तो प्रॉफिट भी है रेवेन्यू भी है कोई। द कंपनी हैज़ हिस्ट्री टू पे डिविडेंड, देखें बातें कैसे हो रही हैं। उसने कहा कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी है लिस्टेड एंटिटी, जिसके शेयर होल्डर्स हैं, जिनको डिविडेंड भी मिलता है, वो बेचारे बैठे होंगे आस में किसके, हमें मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी को हो प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड। ज़्यादा पानी आता है, क्या था, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो ज़्यादा डिविडेंड आता है। वो बेचारे हवस की नज़रों से देख रहे हैं कि हमें कब कंपनी को प्रॉफिट होगा, हमें डिविडेंड कब मिलेगा। तो मेरे यूज़र्स के लिए, मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट है भाई। आइए समझ, देखो कितने आसानी से हम पहुँच गए हैं। तो भाईजान हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट के लिए भी उसने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो इसलिए वर्ड मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि यूज़र्स असल में हमने ये देखना होता है वो कंपनी के अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कंपनी के अपने ऑपरेशंस की वजह से क्या अर्निंग हो रही है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। टैक्स तो देना ही देना है ना यार, जब भी प्रॉफिट होगा टैक्स तो देना पे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। ऐसा कोई तरीका कार नहीं है कि प्रॉफिट हो टैक्स ना देना पड़े, सिवाय इवेजन के, इलीगल काम हो गया, हम इलीगल बातें तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि टैक्स तो देना ही देना पड़ना है, मतलब ये तो कोई नहीं दुआ करेगा या अल्लाह मुझे टैक्स देना पड़ना है, अल्लाह करे प्रॉफिट ही ना हो, ये तो कोई नहीं दुआ करेगा। हम कहेंगे या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे, हैं कहोगे, कोई भी नहीं कहता। तो मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, हमारा प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट है। टैक्स तो यार देना ही देना पड़ना है, तो इसलिए टैक्स को इग्नोर करो, इसलिए कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब देखें, मैं बतौर इंगेजमेंट पार्टनर, बल्कि आप इंशाल्लाह बतौर इंगेजमेंट पार्टनर किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाईजान मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर बहुत से शेयर होल्डर्स हैं, कर्जा हमने लिया कोई नहीं है, सारा पैसा शेयर होल्डर्स का इन्वेस्ट है इसके अंदर। तो और मैं पिछले हर साल से बतौर कंपनी, ठीक है, डिविडेंड भी देता रहता हूं। तो बतौर कंपनी मेरे यूज़र्स क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सर जी प्रॉफिट कमाओ, डिविडेंड ले आओ, ठीक है। तो अब ऑडिटर के तौर पे फिर हमें किस चीज़ को बेंचमार्क बनाना चाहिए, कौन सा एलिमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस, ठीक है। कितने हो गए स्टेप, 3 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप समझ आ गई है, कोई मसला हो, नीचे वाले भी एग्जाम्पल आपने खुद पढ़नी है, पढ़ लें उसको, ठीक है। अब नीचे आए ज़रा, अब ये आ गया जी दरवेशों के लिए। दरवेश इन्होंने ना पढ़ना है कुछ, ना कुछ और करके राजी ने एंड दे बैठे इदा रटे मारने ने, उन्होंने वास्ते कुछ गल आन लगी। वो भाई क्या कहने लगा, उसने कहा है कि नीचे मैं कुछ बेंचमार्क आपको बता रहा हूँ और कुछ उसकी मैं जस्टिफिकेशंस भी बता रहा हूँ कि ये बेंचमार्क आपने कब यूज़ करने हैं। अब इसके देखें 2 तरीकाकार हैं। एक तो तरीकाकार है कि जस्टिफिकेशन ही चलो याद कर लो यार, क्योंकि पेपर में लिखना पड़ना है कि मैंने प्रॉफिट को क्यों बेंचमार्क लिया है। जब उसने कहना कि मटीरियलिटी को डिटरमिन करें और आपने उधर प्रॉफिट के साथ परसेंटेज लगानी है, रेवेन्यू के साथ लगानी है, लिखना पड़ना है, वरना तो नंबर ही कोई नहीं है। तुक्का ही है ना कि मैं किसी भी चीज़ के साथ, तो या तो फिर ये याद करो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मज़ेदार पढ़ो यार, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। कोई भी सवाल है, मसला है, पूछो मेरे से, इंशाल्लाह मिलके हम भाई आपस में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।
रिजॉल्व करेंगे मसला, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे, ये पता होना चाहिए हमें। खैर फिर भी उसने कहा यार कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आम तौर पे कब यूज़ किया जाता है, जस्टिफिकेशन क्या है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भाई लिस्टेड कंपनीज में विद इशूड इक्विटी सिक्योरिटी, मतलब जिन्होंने शेयर्स इशू किए हों, वो आमतौर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, जो डिविडेंड पेइंग एंटिटी हो, क्योंकि देखें ना प्रॉफिट के अंदर उन्हीं का इंटरेस्ट है, जो जिन अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा फिर इंटरेस्ट है, वरना प्रॉफिट जितना मर्जी हो या मेरे से ज़्यादा मैंने क्या करना है अगर मुझे डिविडेंड ही नहीं मिलता। इस तरह प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी जिसका पर्पज़ ही प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, मतलब एक ऐसी एंटिटी है जो बिजनेस है, प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, लिस्टेड भी है, लिस्टेड के लिए भी फिर यही है। मुझे तीनों मतलब अलग अलग एंटिटी हैं, ये नहीं कि इनको इकट्ठे तीनों चीज़ें एक में मौजूद हों, हो भी सकती हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकती हैं। एक कंपनी लिस्टेड है, उसका आमतौर पे यूज़र प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड होता है, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए किया। फिर एक कंपनी है वो लिस्टेड है या नहीं है लेकिन वो डिविडेंड पे करती है, तो उसका भी शेयर होल्डर डिविडेंड लेने में इंटरेस्टेड है। एक कंपनी है उस वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, मतलब है कि भाई वो चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के लिए वो एफर्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए भी यूजर्स के लिए भी प्रॉफिट है। रेवेन्यू का आमतौर पे वो कहते हैं जी कि एक ऐसी कंपनी जिसको लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो फिर वो प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उसको लॉस हो रहा है तो उसके यूजर्स फिर कहेंगे यार चलो लॉस हो रहा है, कमा भी कुछ रहे हैं कि नहीं, फिलहाल कमा लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम क्या करेंगे प्रॉफिट की तरफ भी निकल जाएंगे। आमतौर पे जो कंपनी अभी न्यू स्टार्ट होती हैं तो आपको पता है स्टार्टिंग के ईयर्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के वो 2 ढाई 3 साल आपके लॉस में चले जाते हैं, नए नए होते हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे होते हैं, अभी मार्केट के अंदर इतना नाम नहीं होता, रेवेन्यू कम होता है। उसके यूजर्स ये कहते हैं चलो यार रेवेन्यू देखें तो सही ना, कुछ बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लॉस तो हो रहा है, प्रॉफिट को तो आप देख नहीं सकते क्योंकि लॉस है। और इस तरह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जब प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर वो कहते हैं डोनेशन वाले देखो, रेवेन्यू वाले देखो। अच्छा फिर आगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी एक बेंचमार्क हो सकता है लेकिन ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। मेन जो बेंचमार्क्स है ना आपके वो यही होते हैं, या रेवेन्यू होता है या प्रॉफिट होता है या एसेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा उसने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये भी हो सकता है जहां पर आपका प्राइमरी यूज़र बैंक हो, अगर आप चल ही कर्जे पर रहें, जैसे पीछे एक एग्जांपल थी 80-20 की डेट इक्विटी है, अब आपके प्राइमरी यूजर्स बैंक है, बैंक की नज़र कोई प्रॉफिट पे नहीं, वो बैंक कहता है कैश कितना है भाई, ये ना हो कि प्रॉफिट के अंदर सारी अक्रूवल वाली रेवेन्यू पड़ी हो कि अगले साल बाद आना है, रिसीवेबल है 1.5 साल बाद आना है, वो पता लगे पेबल भी इतने देने हैं, वो कहते हैं यार कैश बताओ, लिक्विड कैश कितना है, लिक्विडिटी आपकी क्या है। इसके साथ वैसे लिक्विडिटी भी लिख लें, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कैश का अवेलेबल होना। तो ऑपरेशन से कैश कितना आ रहा है ये भी एक बेंचमार्क बन सकता है। 3 तरह की होती है ना, IAS 7 पढ़ा होगा, कैश फ्लो एक्टिविटीज़ जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, फिर आपकी इन्वेस्टिंग है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन से कंपनी खुद कितना कमा रही है। ऑपरेशन से मुराद क्या है कि सेल्स से लेकर आपकी पैसों की रिकवरी तक, प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सारी उसमें आ जाती है। तो वहाँ से असल में आप कितना कमा रहे हो उसमें मुझे इंटरेस्ट है। बैंक कहता है उधर से मुझे बताओ कितना, क्योंकि आप ऑपरेशन से कमाते हो फिर नीचे लगाते हो ना, इन्वेस्ट करते हो या फाइनेंस वगैरह करते हो। अच्छा फिर वो कहते हैं एक्सपेंस जो है वो किन के लिए बेंचमार्क हो सकता है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी के लिए। आपको पता है सरकारी कंपनियां होती हैं, ये कोई प्रॉफिट शॉफिट तो कमाती नहीं है, ये तो बेचारे बस खर्चे पूरे कर, पाकिस्तानी जो हैं वो सारी आपकी है ना स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, SOEs, वो तमाम की तमाम लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं। रेलवे का आप देखें कोई 60-70 बिलियन का आपका लॉस चल रहा है, PIA का तो बेड़ा गर्क है, वो बेचने पे जा रहे हैं, खबरें पढ़ा करें साथ, ठीक है। बाकी भी आप वो देख लें जो स्टील मिल है हमारी, पाकिस्तान स्टील मिल, उसका भी यही हाल है। तो तकरीबन हर इदारा है बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक है। अब वो उनका कोई रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट के है ही नहीं, जो तो होना कि तो इंटरेस्ट केड़ा, उनका इंटरेस्ट है एक्सपेंसेस पे। ये भी खैर दुनिया में है, इधर तो वो भी कोई नहीं, अन्य वहाँ फिर भी खर्चे करी जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी पर वो कहती है यार खर्चे तो कंट्रोल करो ना कम से कम, उनके यूज़र्स का, गवर्नमेंट का, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट होती है यूज़र, उसका उस पर इंटरेस्ट है। नॉट फॉर प्रॉफिट वालों का भी फिर नेट एसेट्स आ जाते हैं। नेट एसेट्स में उसने एग्जाम्पल दिया यूनिट होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अच्छा म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड जैसे फॉर एग्जांपल मिज़ान बैंक है, उसका म्यूचुअल फंड, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके। म्यूचुअल फंड ये होता है कि डिफरेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने फैसलाबाद से, किसी ने मुल्तान, मतलब कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो गए पैसे, वो एक पूल बन जाता है, उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इस अमाउंट तक, अब वो वाली अमाउंट उठाकर जैसे मिज़ान बैंक वाले वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में। मतलब मैं बतौर इंडिविजुअल किसको पैसे दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड को, कि फंड है म्यूचुअली सबका इकट्ठा बना हुआ है, हर कोई कितने पैसे, कोई कितने, और कोई लिमिट भी नहीं है उसमें, ठीक है। आप किसी ने 10,000 देना है, 10 लाख देना है, 10 करोड़, 10 अरब देना है, जो भी देना है,
उसी के हिसाब से आपको परसेंटेज एक डिसाइड होती है। परसेंटेज भी डिसाइड इस तरह होती है कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा आगे से बैंक को, जो उसने बैंक ने डिफरेंट जगहों पे पोर्टफोलियो बनाए हुए, डाइवर्सिफाई किया हुआ है कि कभी टेक्सटाइल में कुछ इन्वेस्ट, कुछ सीमेंट में, कुछ शुगर में, ताकि मिल मिला के कहीं से लॉस कहीं से प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकला। वैसे बैंक वाले बड़े अक्लमंद होते हैं इन चीज़ों में, वो सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब जो प्रॉफिट आया वो उन्होंने फिर प्रॉफिट जो है कुछ अपना हिस्सा रखा, कुछ बाकी हिस्सा सब लोगों में एक परसेंटेज के मुताबिक बांट दिया। ये मतलब उसका है। अब इसलिए वो कहते हैं कि नेट एसेट्स जो हैं आपकी कंपनी के, मतलब अगर आपका बैंक है तो यूनिट होल्डर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो इंटरेस्टेड हैं कि आपके नेट एसेट्स क्या। नेट एसेट का पता है ना क्या होता है? इक्विटी को बेसिकली कहते हैं, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ को नेट एसेट कहा जाता है। तो एसेट में से लाइबिलिटीज़ निकाल दो तो इक्विटी ही बचती है। तो आप इक्विटी भी कह सकते हैं वर्ड, या नेट एसेट भी बोल सकते हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज़ निकल गए तो पीछे नेट एसेट्स बच गए। तो यूनिट होल्डर इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि यार ये जो नेट एसेट्स हैं ना, ये असल में हमारे पैसे से बने हुए हैं। लाइबिलिटीज़ तो उन्होंने किसी को पे करनी है ना, ठीक है। बाकी जो एसेट्स इनके जितने भी हैं वो हम लोगों के पैसों से मिलके बने हैं। तो हमारे पैसों में से लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद इनके पास कितने बचते हैं वो उनके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। बात आ गई समझ? इन्होंने खैर बस हल्का सा बताया, मैंने कहा चलो डिस्कस कर लें। नीचे आ गया, इसके अलावा कंपनी विद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हैविंग वेरियस सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स। हाँ, अगर कोई कंपनी है उसकी बहुत सी अच्छा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से मतलब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, उसकी सब्सिडरीज़ हैं, उसकी एसोसिएटेड कंपनी है, 20 से 50% तक अगर आप इन्वेस्ट करें तो एसोसिएटेड बोला जाता है। लिख लें साथ, पहले भी वैसे डिस्कस हुआ है। और अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए तो वो सब्सिडरी आपकी बन जाती है। अब एक कंपनी है जी, उसकी कोई एसोसिएट है, उनकी कोई सब्सिडरीज़ हैं, वो भी नेट एसेट्स के अंदर इंटरेस्टेड है कि भाई मेरे हिस्से से कितने आने ने, ठीक है, उसका मुझे बताओ। फिर टोटल एसेट के अंदर वो कंपनीज जो मोस्टली हाईली गियर्ड होती है, हाईली लेवरेज्ड भी कहते हैं, हाईली गियर्ड कंपनी, मतलब जो बहुत ज़्यादा कर्जे के ऊपर चलती है। उसके जो यूज़र्स हैं वो एसेट क्यों वाला होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाई होती है ना, उसी के बदले कर्जा लिया होता है। अब उनकी आंखें होती हैं कि यार इसने इतना कर्जा ले लिया, अब इसके एसेट देखो, कहीं एसेट तो नहीं बेच देते, ठीक है, कहीं पता लगे ऐसा ऐसा एसेट बिकी जा रहे हैं। वो एसेट्स में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार अब पैसे तो पता नहीं मिलने के नहीं, एंड पे जाके एसेट ही बेचने पड़ने हैं इसके, लिक्विडेट जब होगी कंपनी उधर से कमाना पड़ना है, इसलिए वो उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। तो ये खैर उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन दे रही हैं, आप इसकी बेस पर भी पेपर में दे सकते हैं आपने कौन सा किया। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि डिटरमिन द अप्रोप्रिएट परसेंटेज टू अप्लाई टू द सिलेक्टेड बेंचमार्क। देखें, पहले नंबर पे हमने कहा हमारे यूज़र्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि हमारे मेन एलिमेंट्स कौन है, उनको देख लिया। फिर हमने तीसरे नंबर पे कहा कि हमारे यूज़र के लिए सबसे मेन एक कोई एलिमेंट वो कौन से वाला है, वो हमने उसको चूज़ कर लिया यूजिंग आवर प्रोफेशनल जजमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं कोई और एलिमेंट चूज़ कर लूँ, आप कोई और कर लें, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या रैशनल उसके पीछे लॉजिक जो है वो आपने भी सही दिया है या मैंने सही दिया है, वो उसको देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पर फिर हमने क्या कहा कि भाई हमारा जो है बेंचमार्क हमने अपना डिसाइड कर लिया, अब हम उसको परसेंटेज अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि हमने अमाउंट निकालनी है ना। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट बेंचमार्क्स यहाँ पे लिखें, लेट्स से हम कह रहे हैं कि जी हमारा नेट एसेट्स हैं, ठीक है, वो हमने फॉर एग्जांपल कहा कि जी 300 मिलियन के हैं। हमने कहा कि जी हमारा जो रेवेन्यू है वो फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल 400 मिलियन का। हमने कहा जी हमारे जो टोटल एसेट्स हैं, नेट एसेट टोटल एसेट का फ़र्क पता है ना, टोटल एसेट सिर्फ आपके करंट और नॉन करंट एसेट है, नेट एसेट से मुराद इसमें से लाइबिलिटीज़ निकाल दी गई हैं। अच्छा, अब टोटल एसेट फॉर एग्जांपल हैं जी मेरे फॉर एग्जांपल कोई आपके 520 मिलियन के, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी मेरा लेट्स से कोई 70 मिलियन का। अब ये कोई इस तरह की मैंने फिगर्स निकाली। अब इसमें से कोई एक अमाउंट मैंने सोचा यार इसको मैं बनाऊं बेंचमार्क, वो मैंने पिछली अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर फैसला कर लिया कि भाई लेट्स से मैं रेवेन्यू को बनाना चाहता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मेरी कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल है कोई NPO है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। अब वो मेरे यूज़र्स का लेट्स से इंटरेस्ट है रेवेन्यू के अंदर, या मेरी कोई ऐसी एंटिटी है जो डिविडेंड ही नहीं पे करती और उसके यूज़र्स को भी कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं फ़िलहाल ग्रो करें, बस उसका इंटरेस्ट है अब रेवेन्यू के अंदर। अब ये तो कर लिया, लेकिन यार क्या 400 मिलियन ही मेरी मटीरियलिटी बन गई है? क्योंकि मटीरियलिटी का मतलब ये है कि इससे ऊपर का मसला होगा और उसको मसला समझना है, तो भाई 400 मिलियन उत्ते की है फिर
मतलब 300 मिलियन की कोई ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी पता लगी गलत है तो क्या छोड़ दूं उसको? इसका मतलब ये तो गलत बात है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई परसेंटेज, छोटी परसेंटेज लेते हैं, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर मटीरियलिटी। ठीक है, अब वो परसेंटेज किस तरह करनी है देखें, उसमें फिर से प्रोफेशनल जजमेंट आ गई है। स्टैंडर्ड आपको मना नहीं करता, वो कहता है जो मर्जी परसेंटेज यूज़ करो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कुछ परसेंटेजेस। स्टैंडर्ड ने ये बताई हुई है, जो नीचे लिखी है ना गाइडलाइंस हैं, लेकिन वो कहते हैं यार आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, आपको बेहतर पता है अपने क्लाइंट के बारे में, आपको पता है कि मैं इसका 1% लूँ, 2% लूँ, 10% लूँ, क्या लूँ, ये आपको बेहतर पता है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके क्लाइंट की कंडीशन क्या है। मैंने तो एक ओवरऑल एक बात, जनरल गाइडलाइन आपको देनी है, तो उसने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है जी कि आप प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज़ कर सकते हो अगर तो वो करनी है, अदरवाइज़ लोग ज़ाहिर है जब एक चीज़ बताइए उसके पीछे छुप जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की है, स्टिल आप लोग ये वाली रट्टे वाली जस्टिफिकेशन पे जाओगे। ठीक है, इस तरह ये प्रोफेशनल जजमेंट प्रैक्टिकली भी अगर बात करें तो फिर वो खुद अप्लाई करने के बजाय हम कहते हैं कि यार दफ़ा करो, जब एक स्टैंडर्ड में गाइडलाइन दी जो हुई है तो हम क्या लिख देते हैं, बेंचमार्क जो हमारा जो भी है डिसाइड किया उसकी प्रोफेशनल जजमेंट हम खुद देंगे, क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन वगैरह आपने खुद देनी है। स्नैरियो टू स्नैरियो हम इस तरह रट्टे की बेस पर नहीं ना आप चलते हैं, ज़ाहिर थोड़े बड़े हो गए हैं, शर्मिंदगी होती है, अदरवाइज़ करने को तो बंदा कर ही ले। तो अब दूसरी तरफ क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज फिर हम कहते हैं कि यार एक बताई जो हुई है, तो हम कहते हैं आइज़ा 320 के मुताबिक हम ये, क्योंकि हमने रेवेन्यू डिसाइड किया है तो हम 1 to 5% में से कोई भी परसेंटेज ले लेते हैं। इस तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो 5% है, तो ये ना आप याद कर लेना। ये जो अप टू 1% है, इसका मतलब आप चाहे 0.5% कर लें, चाहे 0.2 कर लें, आप प्रैक्टिकली जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वही कर लिया करें। रेवेन्यू के अंदर आमतौर पे 1% लोअर अमाउंट को कर लें। ठीक है, तो इस तरह इसको हो जाए। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5% अमाउंट है, रेवेन्यू में 1 to 5% क्यों है? क्योंकि देखें रेवेन्यू की अमाउंट बड़ी है ना। रेवेन्यू का अगर 1% यहाँ पर लें तो कितना बनता है, 4 करोड़ रुपया। प्रॉफिट का 70 प्रॉफिट है, इसका आप 5% भी लें तो मेरे ख्याल में वो कितना बनता है, 3.5 बनता है। तो इसका मतलब देखें ना, इतना फ़र्क है, क्योंकि ये अमाउंट छोटी है इसलिए इनको परसेंटेजेस ज़्यादा बड़ी वाली दे दी गई हैं, ये अमाउंट्स बड़ी हैं, ये एसेट्स वगैरह भी, तो इनको परसेंटेजेस कम दे दी गई हैं। ओके जी। अच्छा, अब ये 4 स्टेप्स हो चुके हैं, मटीरियलिटी आपकी डिटर्मिन हो चुकी है। मटीरियलिटी क्या हो चुकी है जी, डिटर्मिन हो चुकी है। इस मटीरियलिटी का नाम होता है आपका प्लानिंग मटीरियलिटी। क्या नाम होता है, प्लानिंग मटीरियलिटी आपने डिटर्मिन कर ली है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी रेवेन्यू मेरा वो बेंचमार्क है, इसका मैं फॉर एग्जांपल 2% ले लेता हूँ, तो हमने कहा कि 2% की बेस पे कितना बन गया आपका 8 मिलियन जो है, ये आपका जो है वो होगी मटीरियलिटी। और इस मटीरियलिटी का नाम क्या होगा, इसका जो फर्स्ट मटीरियलिटी हमने फर्स्ट एवन निकाली है, इसका नाम होता है प्लानिंग मटीरियलिटी। क्या नाम है, प्लानिंग मटीरियलिटी, या आप इसको ओवरऑल मटीरियलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, या टोटल मटीरियलिटी भी कहा जाता है, ये है। अच्छा, अब ये आगे समझ, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो पूछ लें कि हमने किस तरह यहाँ तक पहुँचना है। लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये आगे खैर वीकेंड भी है, तो आप लोग तसल्ली से सुनें इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ गई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई। क्या आ गई है जी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। देखें, हम जो है ना ऑडिट को बड़ा ही इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल ऑडिट भी करते हैं तो इंतहाई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि यार रिपीट ना हो जाएं चीज़ें। मतलब है कि ये ना हो गया पहले काम किया और दोबारा करना पड़े, करना पड़ सकता है, उसमें कोई नहीं है, तो करना चाहिए भी अगर नीड हो, लेकिन मैक्सिमम हद्दुल इम्कान कोशिश तो करना कि यार चीज़ों को लेकर चलें, रिस्क बेस्ड चलें, रिस्क अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, कौन कौन से एजर्शंस का पता हो, कहाँ कहाँ पे करनी है, रेलेवेंट प्रोसीजर्स का पता हो, मटीरियलिटी अच्छे से तसल्ली के साथ कैलकुलेट करें, पहले से तैयारी करके जाएं। ठीक है, अब हमने एक अमाउंट निकाली हो रही 8 मिलियन की। हमने क्या कहा कि हमारी जो प्लानिंग मटीरियलिटी है वो कितनी है, 8 मिलियन है। लेकिन ऑडिटर ये कहता है कि यार एक तो तरीकाकार ये है कि जब कोई 8 मिलियन का मसला नज़र आएगा तब ही मेरे कान खड़े हों कि यार ये तो आ गई ऑब्जर्वेशन, अगर क्लाइंट नहीं मानता तो रिपोर्ट हो जाएगी क्वालिफाई। सही है ना। ऑडिटर ये कहता है कि यार ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचने की बजाय क्यों ना मैं एक अमाउंट सेट करूं कि जब वो वाली अमाउंट आ जाए तो रेड फ्लैग हो जाए मेरे लिए कि यार अभी से मैं अलर्ट हो जाऊं
देखिए हमने जो रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, क्वालिफाई वगैरह करना है, एडवर्स ओपिनियन वगैरह सारा कुछ, वो हमने प्लानिंग मटीरियलिटी टोटल बड़ी 8 मिलियन की अमाउंट की बेस पे करना है। लेकिन ऑडिटर चाहता है मेरे अपने लिए मैं उससे पहले भी एक बेंचमार्क रख लूँ। आप लोग इसकी एक एग्जांपल आपको मैं इस तरह दूँ, आप अंडरपासेस देखे होंगे आपने रोड पे, उसके ऊपर एक लिखा होता है जी फॉर एग्जांपल कि 10 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। क्या उसकी एग्जैक्ट 10 फीट ही हाइट होती है? या दूसरी बात, उससे पहले ही अभी 10 फीट तो आती है ना जब बीच में से रास्ता आता है, ठीक है, ऊपर वो पुल सा बना होता है, नीचे से गुजरना है, उससे काफ़ी देर पहले ही उन्होंने एक क्या लगाया होता है, एक वो कोई खंबा टाइप या कोई पाइप सा लगाया होता है, ताकि अगर कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है और वो वहाँ पर उसको टच हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाईजान अगे ना जाओ, अगे उसी बिल्कुल ही फंस जाना है। क्या मतलब है इसका? आपको एक वार्निंग दी जा रही होती है, ठीक है, कि सर अगर आपका यही टच हो गया ना तो आगे कंफर्म आपने फंस जाना, इसलिए प्लीज़। कई लोग होते हैं वो तो वही भी तोड़ कर आगे जाके ठोकी होती है गाड़ी भी, ट्रक भी उसमें लगा होता है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि असल डेंजर से पहले, असल रिस्क से पहले, असल माइलस्टोन से पहले एक छोटा माइलस्टोन सेट कर लो, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियल। कल आइए समझ, हमने कहा कि भाई 8 मिलियन से ऊपर ऑब्जर्वेशन निकल आई जिसको मैनेजमेंट सही करने को तैयार नहीं है, वो तो मसला है ही है। लेकिन भाई एक मैं उससे नीचे की भी अमाउंट रख लूँ, लेट्स से 75%, ये प्रोफेशनल जजमेंट है, प्योर प्रोफेशनल, इसके ऊपर तो आपको बताता भी नहीं है ये, मतलब स्टैंडर्ड आपको गाइड भी नहीं करता कि आपने किस तरह लेनी है। वो कहता है कि भाईजान आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के तौर पे हो सकता है 50% ले लें, 70%, 80%, वट एवर यू लाइक। आपने कहा 75% ऑफ 8 मिलियन, मतलब है कि लेट से 6 मिलियन। भाईजान अगर 6 मिलियन तक के डिफरेंट मसले इन एग्रीगेट, छोटे छोटे मसले 6 मिलियन के हो गए, या कोई एक ही मसला 6 मिलियन का हो गया, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि गल हुन मुख्तारिया गल बढ़ गई है, ठीक है, बात अब जा रही है 8 मिलियन की तरफ। तो मुझे थोड़ा अलर्ट होकर मज़ीद ज़रा डिटेल में चीज़ें देख लेनी चाहिए कि यार ये तो मामला ख़राब इधर लग रहा है, मज़ीद ज़रा फोकस करूं ताकि और मिसस्टेटमेंट जल्दी जल्दी नज़र आएँ। देखिए हम तो बतौर ऑडिटर चाहते हैं कि हमें मिसस्टेटमेंट्स मिलें, तो बजाय इसके कि हम 8 मिलियन तक का इंतज़ार करें, क्यों ना उसके करीब करीब एक और अमाउंट रख लें, उसका भी हम देख लें कि यार अगर यहाँ तक भी बार पहुँच गई, रिपोर्ट इसकी बेस पे नहीं क्वालिफाई होनी है, रिपोर्ट क्वालिफाइड होनी है मेन फाइनल अमाउंट की बेस पे, जो प्लानिंग मटीरियलिटी है या जो ओवरऑल या टोटल मटीरियलिटी इसको कहते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हमारी अपनी प्रोफेशनल हेल्प के लिए, बात आई समझ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 6 मिलियन मतलब हमने निकाली है 75% रख के, आप लोग कोई और भी रख सकते हो, लेकिन चलो 75 ही रख लेना या 70%, जो सादा सी कैलकुलेशन हो। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इसका मकसद क्या होता है, अलर्ट कर देना हमें कि भाई बात थोड़ी सी बढ़ने जा रही है अगली मटीरियलिटी की तरफ, तो हम थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को गौर व फिक्र करके देखने लग जाएं, ठीक है जी। तो इसमें देखें जी, उसने कहा कि जी पांचवा स्टेप क्या है, वंस द मटीरियलिटी हैज़ बीन डिटरमिन्ड, कि जब ये डिटरमिन हो रहा है अब परफॉर्मेंस वाली को भी डिटरमिन कर लें। नीचे आगे डेफिनेशन, व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस दैन मटीरियलिटी, उससे लेस पे एज अ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, इसको मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल भी कहते हैं ना। To reduce to an appropriately level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for the financial statements as a whole। उसने कहा कि भाईजान इस probability को कम करने के लिए, इस चांस को कम करने के लिए कि कहीं undetected, कि मेरी नज़र में ही नहीं आई कोई मिसस्टेटमेंट। हो सकता है ना कि मैं अगर 8 मिलियन रखा हुआ है तो कोई 4, 5, 6 मिलियन की चीज़ मेरी नज़र में ही ना आए, मेरी नज़र से गुजर जाए, लेकिन अगर उनको मैं टोटल करके इन टोटलिटी देखूं तो वो तो 8 मिलियन से ऊपर जा रही हो। उसने कहा भाई इस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए कि कोई चीज़ मेरी नज़र से ना निकल जाए या कोई मिसस्टेटमेंट रह ना जाए अनकरेक्टेड, मैं क्या करता हूँ, एक अमाउंट सेट कर लेता हूँ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से पहले। या आपने वो गाड़ी अंडरपास वाले एग्जाम्पल को समझना है गौर से कि भाई सामने अंडरपास है, वो उससे पहले ही एक खंबा सा बीच में लगा देते हैं कि सर अगर आपकी गाड़ी इधर ही फंस चुकी है तो आगे तो कन्फर्म फंसनी है, ना जाए, बाज आ जाएं, ठीक है। तो यही इधर भी उसने कहा। अब ये नहीं कि हम बाज आ जाएंगे इधर ऑडिट करने से, इसका मतलब ये है हम मज़ीद फिर गौर से ऑडिट करेंगे कि यार मामला बढ़ रहे हैं ज़रा ख़राबी की तरफ।
Planning the audit solely to detect individual materiality misstatements overlooks the fact that the aggregate of individual immaterial misstatement may cause financial statements to be materially misstated and leaves no margin for possible undetected misstatement। देखें बड़ी उसने बात कर दी है, उसने कहा अगर सिर्फ हम मटीरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढते रहेंगे 8 मिलियन से ऊपर वाली गलतियां, तो भाई वही मसला होगा जो हमने पहले नीचे इधर एग्जांपल ली थी जब हमने कहा था कि आपने 1 मिलियन की मटीरियलिटी सेट की हुई है लेकिन छोटे छोटे काफ़ी मसले निकले 1.3 के निकल आए हैं। तो भाईजान अगर आप छोटी चीज़ों को देखोगे नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को भी देखें, एक थ्रेश होल्ड होता है, मिनिमम थ्रेश होल्ड कि इससे नीचे तो बिल्कुल ही फारेगा, वो देखना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मिड लेवल की चीज़ें या अपनी मटीरियलिटी लेवल से थोड़ा नीचे लेवल की भी चीज़ें लाजमी देखें, हो सकता है वो टोटल करके बड़ी हो जाए, ठीक है। ओके जी, तो देन आपका हाउ टू डिटरमिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये भाई आपने किस तरह करनी है अपनी वही प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हुए। ये भी कोई मैकेनिकल कैलकुलेशन तो कोई नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कि सीधा सीधा कोई रेट बताया हो, अपने मुताबिक आपने देखना है इस क्लाइंट में रिस्क कितना का है, कितना का रिस्क है कि छोटे छोटे मसले भी इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि मटीरियलिटी लेवल आपको क्रॉस हो जाए इन चीज़ों को। वो कहते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस पीरियड। आप हो सकता है कि पिछले साल का ऑडिट भी आपने किया हो, आपने कहा कि यार पिछले साल 8 मिलियन वाली तो कोई नहीं मिली थी, हाँ 5-5, 6-6 मिलियन वाली कोई 2-4 मिल गई थी। तो इसका मतलब क्या, उसको भी कंसीडर करें कि आप कोई 5-6 मिलियन तक की मटीरियलिटी रख लें अपनी परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल कितने स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऑब्वियसली उसमें मसाइल कम निकलते हैं, वीक कंट्रोल हैं तो मसाइल ज़्यादा निकल सकते हैं। ये जेहन में रखना है कि जितने ज़्यादा रिस्क होगा ना, रिस्क को मटीरियल मिस्टेक में जितना ज़्यादा होगा, मटीरियलिटी प्रोफेशनली आप उतनी कम सेट करते हो, ताकि आप चाहते हो कि छोटे छोटे मसाइल भी इनके नज़र आने लग जाएं। बात है ये समझ, जितना ज़्यादा रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंट्रोल्स वीक होंगे, आप अमाउंट को बढ़ाते नहीं जाओगे, पता लगे उन्होंने भी कंट्रोल वीक है तो तुम भी चीज़ें छड़ी जाओ, आप फिर कहते हो यार इसको ज़रा नीचे ले आओ ना थोड़ा सा, इससे नीचे वाली चीज़ें भी मैं देख लूँगा, मसले तो होंगे, ठीक है। इस तरह इंक्रीज्ड इंगेजमेंट रिस्क, मतलब ऑडिट रिस्क अगर इंक्रीज हो गया, और एनी चेंजेस इन द बिजनेस। एग्जांपल देखें, द इंगेजमेंट पार्टनर हैज़ डिटरमिन्ड मटीरियलिटी फॉर कंपनी ए अमाउंटिंग टू 5 मिलियन की उसने किया फॉर द करंट पीरियड ऑडिट, एंड द इंगेजमेंट टीम इज़ अबाउट टू डिटरमिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब परफॉर्मेंस करनी साइड, कंपनी इज़ इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ हाई ब्रांड क्लॉथ, महंगे भाई कोई गुची शुची की कंपनी है, ठीक है, वो बेचते हैं। एंड देयर हैव बिन नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी एंटिटीज़ बिजनेस, कोई बिजनेस में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, पिछले सालों से वही चल रही हैं। इंटरनल कंट्रोल भी वैसी हैं, रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट में भी कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ, और मैनेजमेंट कुछ चेंज नहीं हुआ। दी एंटिटी हैज़ बीन आवर क्लाइंट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से हमारा ही क्लाइंट है, हमें सब पता है। एंड द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन इन द प्रायर ईयर। हाँ, उसने कहा कि पिछले साल में 15 लाख की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह गई थी। मटीरियलिटी कितनी थी, 5 मिलियन की। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जिसको मैनेजमेंट सही नहीं करना चाहती 15 लाख की है। क्या करें, इसकी बेस पर ऑडिट रिपोर्ट आपकी चेंज होनी चाहिए थी, नहीं भाई वो तो होनी चाहिए थी अगर 5 मिलियन से ऊपर होता। ये कहाँ पे गई होगी, पिछले साल रिप्रेजेंटेशन लेटर में। अब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको देखे पहले से आपका एक ज़हन बना होना चाहिए कि भाई 15 लाख तक के जो चीज़ें हैं वो तो इस साल भी अनकरेक्टेड रह सकती हैं। एक्सपीरियंस है ना आपका, एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यार 5 साल से ऑडिट कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट भी वैसी की वैसी है, इंटरनल कंट्रोल्स भी वैसे हैं, अच्छे थे बुरे थे जो भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि अगर पिछले सालों में 15 लाख के मसले आते थे तो इस साल में भी 15 लाख का मसला आएगा। तो भाईजान उस मसले को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा फिर मैं क्या करूँगा, 5 मिलियन में से 15 लाख को निकाला, 35 लाख को मैं अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी रख रहा हूँ कि भाई 15 लाख का तो मैं समझ रहा हूँ कि मसला निकलना चाहिए, 35 लाख का नहीं निकलना चाहिए। 35 लाख का अगर निकल आया तो फिर इसका मतलब कि बात आगे बढ़ रही है, मैं थोड़ा मज़ीद अलर्ट हो जाऊँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मटीरियलिटी, यूज़ भाई यही है कि प्लानिंग लेवल पर आप अपना इसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में भी यूज़ करते हो, ठीक है। आप मतलब कि ज़ाहिर है रिस्क जब आपने किसी एरिया में देखना है तो आप यही देखोगे ना कि क्या मटेरियल भी है या नहीं है, इमटेरियल तो इग्नोर करोगे। और इस तरह आपका परफॉर्मिंग लेवल पर भी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, किस नेचर का, जहाँ पे मटीरियलिटी इन्वॉल्व है। अच्छा, ये मटीरियलिटी ना हर अकाउंट हेड के लिए भी आप डिफरेंट बना सकते हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये खैर इधर नीचे पढ़ लेते हैं।
कंक्लूजन लेवल पे भी उसकी बेस पर ओपिनियन बनाना होता है। अब वो नीचे कह रहे हैं मटीरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। ठीक है कि भाई ये भी हो सकता है कि आप एक ही एंटिटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस के लिए, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, पीपीई के लिए कोई और मटीरियलिटी सेट कर दी है, लीगल एक्सपेंसेस के लिए कुछ और कर दी है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ, ये होता है कि इन टोटल जब हमने ओपिनियन देना होता है ना कि मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड, वो हम देखते हैं इन टोटल ये अमाउंट क्रॉस हुई है कि नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लीगल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और लीगल एक्सपेंसेस प्रैक्टिकली भी आपको बताऊं 100% आप चेक करते हो उधर, बाकी एक्सपेंसेस को चाहे आप 5-10% करो, 20%, 15%, लेकिन लीगल क्यों बोला? क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस में हो सकता है आपके ऊपर कोई केस ना हुआ हो कंपनी के ऊपर, पता लगे कंपनी बंद हो, यानी इतना बड़ा रिस्क है वो। क्वालिटेटिवली अमाउंट शायद छोटी हो, लेकिन क्योंकि चीज़ ऐसी है कि उसको पूरी को देखना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि आपको स्टॉक ज़्यादा रिस्की लग रहा है, आप स्टॉक को ज़्यादा अमाउंट की हद तक मतलब उसकी आप मटीरियलिटी को मज़ीद नीचे ले जाएं। बाकी जगह पे आपने कहा हुआ कि यार 8 मिलियन तक के मसाइल हों, उधर आपने कहा यार इधर 5 मिलियन वाला मसला भी ख़राब है। लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट देनी है तो आपने जब टोटल करके देखना है, वो 8 मिलियन से ऊपर निकलनी चाहिए, फिर वो ओपिनियन चेंज होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लें। इसमें उसने कहा क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, वही भाई लॉ रेगुलेशन को देख लेना। की डिस्क्लोजर्स कई बार होते हैं कि देखें, डिस्क्लोजर्स से मुराद क्या है, डिटेल में चीज़ें बनाना। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर बहुत डिटेल्ड हैं, इंश्योरेंस कंपनी का अगर देखें, बैंकिंग कंपनी के देखें, उनके डिस्क्लोजर्स बड़े, डिस्क्लोजर में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है आपका, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, डेट इक्विटी क्या है। अब देखें ये अमाउंट्स तो इसमें नहीं है, ये सिंपल आपने नरेशंस देनी होती हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को बताना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये मटेरियल होती हैं। हो सकता है आप कहेंगे यार यहाँ पे हम हर एक चीज़ को देखेंगे, छोटी मोटी को भी हमने देखना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ओके जी, ये इसने बीच में एक तो खैर एग्जांपल है, ये आपने प्लीज़ पढ़ लेनी है एग्जांपल। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स पढ़नी है, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे पूछना है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के बीच में उसने लिखा है जी, इफ़ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर्स एज दो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड पीरियड एंड financial result that were used initially to determine materiality for FS, the auditor revises that materiality। वही जो हमने पहले कहा, अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट पता लगे कि यार कोई एडजस्टिंग एंट्रीज या कुछ हो के अब तो अमाउंट्स ही चेंज हो गई हैं, तो मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया था वो चीज़ें नहीं हैं, तो भाई आप अपनी मटीरियलिटी को क्या करो, रिवाइज कर लो। ठीक है जी, चलें जी, ये मटीरियलिटी का आज का आपका लेक्चर था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए प्लीज़। ठीक है, तो अगर इसको हम ज़रा वो कर लें, समराइज़ कर लें, तो हमने ये बात की है कि भाई आपने एक प्लानिंग मटीरियलिटी सेट करनी है, पहले उसके स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी एंटिटी का देखना है ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूज़र्स कौन है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंटिटी की, उसके मेन बड़े बड़े एलिमेंट्स जिनमें बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं वो कौन से हैं। तीसरे नंबर पे आपने देखना है जो ऊपर आपने यूज़र सेलेक्ट किया वो इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के अंदर किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, जिसकी बेस पे वो अपने डिसीजंस लेता है। 3 हो गए। फिर चौथे नंबर पे आपने वो जो था एलिमेंट उसको बेंचमार्क बना लिया। चौथे नंबर पे आपने एक परसेंटेज अप्लाई कर देनी है उसके ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, रेवेन्यू है, जो भी है परसेंटेजेस आपको उन्होंने गाइड की हुई हैं। ठीक है, तो वो होगी। अब आपके पास एक अमाउंट निकल आएगी, दैट विल बी कॉल्ड अ प्लानिंग मटीरियलिटी और मटीरियलिटी एज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल एज अ होल, या ओवरऑल मटीरियलिटी भी इसको बोलते हैं। अब ये तो एंड लेवल है ना, इसके ऊपर तो सीधी सीधी रिपोर्ट मॉडिफाई है। आप ये कहते हैं कि यार इससे नीचे भी मैं कोई एक अमाउंट सेट कर लूँ ताकि अगर वहाँ तक भी बार पहुँच जाए तो मैं अलर्ट हो जाऊँ कि हो सकता है कि कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट बच गई हों जिसकी वजह से मेरी मटीरियलिटी पूरी क्रॉस ही ना हो जाए, अगर वो भी मुझे मिले तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा कि जी डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, डिफरेंट क्लासेस के लिए, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए डिफरेंट तरह की मटीरियलिटी भी आप सेट कर सकते हैं। यार यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा रिस्क है, मैं इसमें अमाउंट को मज़ीद नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, लेकिन जो ओपिनियन बनना है ना एंड पे जाके, वो तब बनना है अगर ये वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी प्लानिंग लेवल के बराबर या इससे ऊपर। ठीक हो गया, मतलब इंडिविजुअली या एग्रीगेट करके। ओके, चलिए ये था जी आपका मंडे को टेस्ट होगा इसका, प्लीज़ इसको लाजमी आपने करना है। अभी तक चैप्टर 3 जितना पढ़ा है उसका। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।